आज मैं आपको भारत की एक ऐसी कंपनी की कहानी बताने वाला हूं जो शायद हर भारतीय इन्वेस्टर को समझना चाहिए। ये कहानी है 4,900 करोड़ को 41,300 करोड़ बनाने की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। करीब 8.4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ। लेकिन ये कहानी किसी ट्रेडिंग की नहीं है, ये रातों रात अमीर बनने की कहानी नहीं है, ना किसी ऑप्शन बाइंग की कहानी है ये, ना ही किसी मल्टी बैगर स्टॉक टिप्स की बात है इसमें। ये कहानी है पेशेंस की, ये कहानी है विज़न की, और सबसे इम्पॉर्टेंट भारत के भविष्य पर भरोसा करने की कहानी है ये। और कहानी का नाम है इन्फो एज। वही कंपनी जिसके पास Naukri.com है, 99 एकर्स है। लेकिन आज हम Naukri.com की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस स्टार्टअप इन्वेस्टिंग मशीन की जिसने क्वाइटली भारत के कुछ सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स तैयार किए हैं, और जिसने एक बहुत बड़ा लेसन भी दिया है कि पैसा जल्दी नहीं, सही जगह और लंबे समय के लिए लगाया जाए तो वेल्थ क्रिएट होती है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। पहली बात, ये कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं से आप ब्लाइंडली जाकर इन्फो एज खरीद न लें, जिसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मुझे मिला एक मेल पढ़कर, जो कि इन्फो एज की तरफ से शेयर होल्डर्स को आया, और मैं दंग रह गया। बड़ा सा मेल है, और उसमें मुझे आइडिया नहीं था इससे पहले। मुझे आइडिया कुछ कंपनियों का था कि कुछ स्टार्टअप्स में इन्फो एज ने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल जोमेटो या पॉलिसी बाज़ार और ऐसी कुछ 3-4 कंपनियां। लेकिन उस मेल में पूरी लिस्ट थी कि उन्होंने कब कब किस किस स्टार्टअप में कितना इन्वेस्ट किया, और वो कितने फोल्ड मल्टीप्लाई हो चुकी है उनकी वेल्थ उस स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की वजह से। और यकीन मानिए, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई उस मेल को पढ़कर। आखिर हुआ क्या है, समझिए। इन्फो एज ने अपने शेयर होल्डर्स को लेटर लिखा और उसमें एक बेहद दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 135 स्टार्टअप्स में करीब 4,900 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। आज उसी पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 41,300 करोड़ रुपए हो चुकी है, यानी 8.4 टाइम्स वो पैसा मल्टीप्लाई हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये कोई 2 साल की कहानी नहीं है, ये जर्नी है लगभग 18 सालों की। और यही सबसे बड़ा लेसन छिपा हुआ है आपके लिए। वेल्थ क्रिएशन कभी लीनियर नहीं होता। उस मेल को पढ़ के बहुत सारे इंसाइट्स मिले, जो मैं वन बाय आपसे डिस्कस करूंगा आपके साथ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हर साल 20% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती। पहले कई साल कुछ भी नहीं होता, फिर अचानक से कुछ इन्वेस्टमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देने लगते हैं, और पूरा पोर्टफोलियो का रूप बदलने लगता है। इन्फो एज खुद कहती है कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग में 1 या 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज ही अधिकांश रिटर्न्स जनरेट करती हैं। यानी 100 इन्वेस्टमेंट में से 95% आपके एवरेज हो सकते हैं, 3 कंपनियां पूरी तरह ख़त्म भी हो सकती हैं, लेकिन 2 कंपनी जो सक्सेसफुल होगी वो पूरा का पूरा गेम बदल देने की ताकत रखती है। सबसे बड़े विनर्स कौन थे अगर मैं पूछूं? जोमैटो किसने सबसे पहले पहचाना? पॉलिसी बाजार की शुरुआत स्टेज में कौन इन्वेस्टर था? तो जवाब है इन्फो एज। आज इन दोनों कंपनियों का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लाखों करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, और इन्फो एज का स्टेक ही हजारों करोड़ का है उसमें। लेकिन ध्यान दीजिए, उस समय किसी को नहीं पता था कि ये फ्यूचर जायंट्स बनेंगे। उन्होंने सिर्फ फाउंडर्स पे भरोसा किया और पैसे लगाए। उनका इन्वेस्टिंग फॉर्मूला क्या है इन्फो एज का? उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लेटर में 3 बातें लिखी हैं। पहली बात,
एक्सेप्शनल फाउंडर्स को जल्दी पहचानो, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द एक्सेप्शनल फाउंडर्स अर्ली। दूसरी, कॉन्सेंसस बनने से पहले इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब तक मार्केट में कॉन्सेंसस बन जाएगा कि दिस स्टार्टअप इज गोइंग टू बी हैविंग ए स्पेक्टेकुलर जर्नी अहेड, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो कॉन्सेंसस बनने से पहले आपको इन्वेस्ट करना है, बाकियों से, तीसरी बात कि बाकियों से ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहना है। तो दोस्तों, यही वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है। जब पूरी दुनिया किसी सेक्टर में एक्साइटमेंट दिखा रही हो, तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे बड़ा पैसा कॉन्सेंसस से पहले बनता है। उन्होंने एआई में कब इन्वेस्ट करना शुरू किया, ये अलग जर्नी है इन्फोएज की। बहुत बड़ी बात सामने आई कि इन्फोएज ने एआई और डीप टेक में 2020 से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। यानी चैट जीपीटी का ग्लोबल क्रेज बना है उससे काफ़ी पहले। जब एआई फैशन में नहीं था, तब इन्फोएज क्वाइटली इन्वेस्ट कर रहे थे एआई सेक्टर में। आज उन्होंने 54 एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स में लगभग 1003 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। एआई पोर्टफोलियो कैसा दिखा? 28 एआई स्टार्टअप्स के स्टॉक्स हैं इन्फोएज के पास। 614 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं। आज वैल्यू लगभग 1268 करोड़ रुपए हो चुकी है, यानी 2.1 टाइम्स अभी भी मल्टीप्लाई हो चुका है, और लगभग 31% ग्रॉस आईआरआर है। उन्होंने खुद कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, असल टेस्ट तो आने वाले कई वर्षों में होगा। इसके अलावा कंज्यूमर टेक ने सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाई उनके लिए। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा था उस मेल का। उन्होंने कंज्यूमर टेक और कंज्यूमर एआई में 2755 करोड़ रुपए का निवेश किया, 2755 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया कंज्यूमर टेक और कंज्यूमर एआई में, और आज उसकी वैल्यू 37,214 करोड़ रुपए होनी चुकी है, यानी 13.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है उनका पैसा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएशन है, और इसी प्रॉफिट में जोमैटो, ब्लिंकिट, पॉलिसी बाजार जैसे बिजनेस शामिल है। अब एक बहुत बड़ी सीख दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम रिटेल इन्वेस्टर अक्सर क्या करते हैं, 3 महीने में अपना पेशेंस खो देते हैं, 6 महीने में स्टॉक बेच देते हैं, 1 साल में स्ट्रैटेजी बदल डाल देते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएशन इस तरह नहीं होती है। वेल्थ क्रिएशन को समय चाहिए होता है, और कभी कभी इसके लिए 10 साल भी कम पड़ जाते हैं। उन्होंने एक बहुत ईमानदार बात भी कही उस मेल में। उन्होंने कहा, हम आईआरआर के पीछे नहीं भागते हैं, हमारा इंटेंशन बड़ी कंपनियों को ढूंढना है जिसमें बड़े ग्रोथ पोटेंशियल हो। आईआरआर तो उसका इंसिडेंटल आउटकम है, आईआरआर तो आ ही जाएगा, रिटर्न तो मिल ही जाएगा। आवर इंटेंशन इज टू फाइंड बिग कंपनीज। मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई, क्योंकि अधिकांश लोग रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स ग्रेट बिजनेस के पीछे भागते हैं, और रिटर्न्स अपने आप आता है। अब ओवरऑल इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? इन्फोएज का मानना है कि अगले 10 सालों में भारत के ग्लोबली रेलेवेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज निकलेंगी भारत से। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया पे उनका असर होगा। ये उस मेल से मैं बता रहा हूँ आपको। और ये 3 थीम्स उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंडिया के लिए। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा डीप टेक, और तीसरा कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। रिटेल इन्वेस्टर क्या सीख सकता है? मैं 5 बातें सीखता हूं इस पूरे मेल से। पहली, वेल्थ क्रिएशन पेशेंस से होती है। दूसरी बात, सही फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हर इन्वेस्टमेंट आपका विनर नहीं होगा, चाहे आप कितने ही जेन्युइन क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही जीनियस क्यों ना हो। चौथी बात, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकती है। और 5वीं बात, भारत अभी टेक्नोलॉजी जर्नी की शुरुआती स्टेज में है।
तो कंक्लूजन ये है कि दोस्तों 4,900 करोड़ से 41,300 करोड़ बनाने की कहानी सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है, ये कन्विक्शन की कहानी है, ये पेशेंस की कहानी है और शायद भारत के अगले 20 वर्षों की कहानी भी यही होगी। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी वेल्थ ट्रेडिंग से नहीं कंपाउंडिंग से बनी है और कंपाउंडिंग को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है और वो है आपका समय। अगर आपको 10 साल इंतज़ार करने में समस्या है तो शायद स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है तो भारत अभी भी दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ में से एक हो सकता है। दोस्तों, कहीं से आपका ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है इन्फो एज के लिए, ये सिर्फ मेरा कंक्लूजन है जो स्टॉक होल्डर्स के लिए वो मेल भेजा इन्फो एज ने, उसके बेसिस पे ये चीज़ें जीस्ट मैंने उस मेल से निकाल कर आप तक प्रस्तुत की है। सिर्फ इसे आप अपनी स्टडी का हिस्सा बनाएं, कहीं से ब्लाइंडली इन्फो एज का शेयर खरीदने की गलती सिर्फ मेरे इस वीडियो के बेसिस पे आप ना करें। जल्दी ही मिलेंगे एक इस इनसाइटफुल वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।